हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज की ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन। पहले क्वेश्चन में है कि गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में इनमें से हम किसका यूज करते हैं। तो इनमें से हम यूज करते हैं जिंक का। देखो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं, उस गैल्वेनाइजिंग होती क्या है ये समझते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं उसके, वो सब देखते हैं। तो चलो देखते हैं गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग को चढ़ाते हैं किसी मटेरियल पे। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें जो हमारा बात होता है, जो मोल्टन बात होता है जिंक का, जिंक क्या होता है, मोल्टन की मोल्ट की फॉर्म में होता है उसमें। ये है हमारा इधर सॉलिड की फॉर्म में। जब जिंक को क्या करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, मोल्ड फॉर्म में आ जाता है। तो मोल्ड फॉर्म में होने के बाद उसमें क्या करते हैं, फिर मटेरियल के ऊपर जिंक की। अब देखो इस टाइप से क्या है, जैसे ये क्या है हमारा गैल्वेनाइजेशन से पहले है, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन के बाद ऐसे क्या होती है, जिंक की लेयर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ये इधर इधर भी क्या है, ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है पूरे। इनमें क्या है कि गैल्वेनाइजेशन किया हुआ है इनको। अब देखते हैं गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस है क्या। देखो, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस ये दिए हुए हैं कि पहले भाई इसको डिक्रीजिंग करो, फिर उसके बाद उसको रिंजिंग करो, फिर पिकलिंग करो, फिर रिंजिंग करो, फिर फ्लक्स सॉल्यूशन में डालो उसको, फिर उसके बाद उसको ड्राई करो, फिर उसके बाद उसको जिंक बाथ में डालो। तो जिंक बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है भाई। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, हम कूलिंग करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन की ये प्रोसेस है। अब डिग्रीजिंग में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं एसिड। देखो, ये केवल लो कार्बन स्टील्स के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब जिनमें कार्बन की परसेंटेज क्या रहती है, कम रहती है, जिस उसमें, तो उसके लिए ही क्या है, वैलिड है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम ये माइल्ड स्टील के लिए ही वैलिड है बस। अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग की थिकनेस नापने के लिए। तो थिकनेस नाप के लिए कि हम यूज करते हैं इसमें एल्कोमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्कोमीटर, या फिर इसको हम कोटिंग मीटर भी बोलते हैं। इसको कोटिंग मीटर भी बोला जाता है। इसको यूज कैसे करते हैं, जो इसका ये बॉटम वाला पार्ट होता है, तो जब यहाँ पे टच कराते हैं मटेरियल से, तो ये क्या करता है, उसकी रीडिंग देता है कि भाई उस पर कोटिंग कितनी हो रखी है। अब ये रीडिंग भी किस में देता है, ये देता है माइक्रोन में। ठीक है, ये किस में रीडिंग देता है, माइक्रोन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35। इसमें क्या है कि इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है क्लोरीन का, कितना दे रखा है, 35। अभी इसमें ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन, मतलब इसमें से क्या, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 प्रोटॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन या फिर 18 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन या फिर 17 प्रोटॉन, या फिर एक इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से भी कोई सा नहीं होगा। तो देखो, एटॉमिक वेट को समझते हैं क्या होता है। अब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, किसी भी एटम में कैसे रहते हैं, वो भी समझते हैं। तो देखो इसको, देखो भाई, ये कोई एटम है। इस एटम में क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, वे आपस में यहाँ पे कैसे हैं, ये बंधे हुए हैं। यहाँ पे कौन से बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा बॉन्ड होता है, इनके बीच में कौन से बॉन्ड से बंधे रहते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहर क्या रहता है, हमारा रोटेशन में रहता है। तो इस वाले पार्ट को पूरे को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। अब इधर इस वाले डायग्राम से क्लियर होगा। इसमें जो ये एक्स है, ये तो कोई सिंबल है, मतलब जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन की फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऊपर ए क्या है, यहाँ पे रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास कितना दिया है उसने, 35 दिया है। अब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, ये कितना है उसका, जेड। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं हमें कि कितने कितने होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, अगर हम, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब बात रही भाई न्यूट्रॉन की।
कि भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम। न्यूट्रॉन होता है वो इक्वल होता है जो भी उसका एटॉमिक क्या है, वेट है। एटॉमिक वेट कितना है उसका 35, और माइनस आ जाएगा उसका जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास में 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कितना आएगा 18 आएगा। तो भाई न्यूट्रॉन कितने हैं उसके पास में 18, और प्रोटॉन कितने हैं उसके पास में 17, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास यहाँ पे 17 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल चुके हैं, कितने होंगे 18। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम ऐसे ही निकालते हैं इसमें कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अब ये ऐसे रहता है सिंबल में, जैसे ये दिए हुए हैं ऐसे सिंबल में रहते हैं, और ऐसे ही क्या रहता है न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके की पॉइंट देख लेते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन जैसा है देखो, क्लोरीन के क्या होते हैं, दो आइसोट्रोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 में जो होता है वो 75% क्लोरीन होता है, मतलब प्योर फॉर्म में, मतलब मैक्सिमम यही होता है। उसके बाद 25% कितना होता है 37 होता है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्लोरीन का वो कहाँ करते हैं हम, ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में। उसके बाद स्विमिंग पूल को क्लीन करने में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं पेपर प्रोडक्शन में, इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको एंटीसेप्टिक में भी यूज़ करते हैं, और ड्रग्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, मतलब ड्रग्स इन द सेंस दवाई वगैरह में। उसके बाद ये सिंबल दिए हुए हैं प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के। देखो इनके सिंबल क्या होते हैं, प्रोटॉन को तो पी प्लस लिखते हैं, +1 क्या है इसका चार्ज है। न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं N0, इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं E-1। चार्ज क्या है इसका +1, किसका प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का कितना होता है 1, और सॉरी 0, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1। उसके बाद रिलेटिव मास देखते हैं। रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1/1840। अब देखो इसका जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो देखो कितना कम होता है, ये है 1/1840। अब देखो कितना कम है, इसलिए हम जो एटॉमिक मास होता है, जो हम एटॉमिक मास लेते हैं, मतलब ये जो ए है जो हम लेते हैं, ये ए, ये कंसिडर करते हैं केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो भी इसकी मतलब जो क्वांटिटी होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसी को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं उसका। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम इसमें क्या लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं हम इसमें, क्योंकि इसका वेट क्या रहता है बहुत ही कम रहता है। अब 1/1840 वो पार्ट है देख लो। उसके बाद बात करते हैं इनके एक्चुअल मासेस की, जो जो होते हैं। एक्चुअल मास प्रोटॉन का होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27। उसके बाद न्यूट्रॉन का होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 गुना 10⁻31। इसका मतलब ये भी क्या है कि आपको ये सारे पॉइंट भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन है द पोल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल इज मेनली, मतलब जो उनसे हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है मेनली, मेनली पूछा है उसने, ठीक है। अब मेनली में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेनली निकलती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन मेनली कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये निकलती है। अब देखो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम कि ये निकलती कैसे है। अब देखो जो उनसे भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, गैसोलीन, जो उनसा हम इसमें ऑयल्स, जो उनसा मतलब फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स वगैरह में, तो जब उसको क्या करते हैं, उसका क्या होता है बर्न होता है, उसका क्या होता है बर्न होता है, तो उसमें क्या होता है CO2 निकलती है, और H2O इन द गैस में निकलती है, गैस की फॉर्म में निकलती है। तो मेनली क्या निकलती है उसमें CO2 ही निकलती है। अब CO2 ये क्या होती है, पोल्यूटेड होती है। पोल्यूटेड होगी तो जब हम सांस लेंगे तो हमें क्या करेगी, हार्मफुल होगी हमारे लिए, ठीक है भाई। क्योंकि जो ग्रीन, जो पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे क्या करते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं ना, वे तो, और CO2 को लेते हैं, तो ये क्या होगी उनके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ये है पोल्यूटेड। उसके बाद जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें AC भी होती है। AC तो वैसे ऑफिसों वगैरह हर जगह ही, घरों में भी AC होती है, गाड़ियों में भी AC होती है। तो AC से जो हम गैस निकलती है वो कौन सी होती है, वो होता है HFC, ठीक है। HFC कौन सी होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यही होती है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है। ये बहुत खतरनाक होती है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ये किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। अब ओजोन लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है
सूर्य से क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्ड। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट हार्ड होगा, डायमंड होगा, ग्लास होगा, गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, कौन सा होगा। देखो जो सबसे हार्ड होता है वो कौन सा होता है, डायमंड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, डायमंड सबसे हार्ड होता है। अब ये हार्ड क्यों होता है वो देखते हैं। देखो ये हार्ड होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन होते हैं वे 4 अदर कार्बन से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। और इसमें की जो भी ये इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रॉन शेप। इसकी टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, इसकी शेप होती है। तो ये 4 पॉइंट इससे इसमें क्या है याद रखने हैं, एक तो ये sp3 वाला, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक टेट्राहेड्रॉन बॉन्ड, और एक जो होता है ये कैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है भाई, अब देखो स्ट्रक्चर देखो इसका कैसा होता है, इस टाइप का क्या रहता है, इसमें स्ट्रक्चर रहता है इसमें। ठीक है, तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कार्बन एटम है, अब ये वाली से बनाता है, sp3 वाली क्या बनाता है, ये शेप बनाता है। डायमंड क्या है, कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, मतलब इसका ही क्या है, एक अपर रूप है। तो ये क्या होती है, कार्बन की फॉर्म होती है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ज्वेलरी वगैरह में, डायमंड वगैरह में। और उसके बाद कटिंग इन टूल्स। अब देखो इसका यूज़ कटिंग में भी किया जाता है, मतलब टूल्स बनाए जाते हैं इससे, किससे, डायमंड से, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, कटिंग वगैरह में करते हैं, कांच की कटिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो उसके बाद हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, जहाँ पे हमें हाई प्रेशर इन्वायरमेंट की रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है और केमिकल एनालिसिस में इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है जिसमें वो क्या है, 4C इन ज्वेलरी। तो 4C क्या है ज्वेलरी में, वो भी ध्यान रखना है। तो 4C क्या होता है, C4 कलर, एक से क्लैरिटी, एक कट, एक कैरेट वेट। तो ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो एसआई यूनिट बतानी है। देखो डायोप्टर तो होती है जो लेंस की पावर होती है उसका होता है, तो सेकंड टाइम का होता है। तो हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो कौन सा होता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है। उसके बाद मीटर का क्या होता है, ये लेंथ का होता है, लेंथ की एसआई यूनिट है। अब देखो फ्रीक्वेंसी को समझो क्या है, फ्रीक्वेंसी ये वाला जो डायग्राम बना है ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का, और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का। यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए है क्योंकि ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब ये एक टाइम में उसी टाइम में क्या कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, अब देखो इसमें एक पावर ऑफ लेंस वाला भी ऑप्शन आया था, डायोप्टर वाला, उसको भी देख लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। मतलब जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/f होती है। ठीक है, अब इसकी f को तो हम लिखते हैं इसमें मीटर में, ये f जो होता है फोकल लेंथ वो किस में होती है, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है भाई, वो तो इसकी यूनिट निकल के आती है, जो ऐसा यूनिट होती है वो ही होती है डायप्टर। अब देखो जो P होता है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।